आप सभी लोगों का वीडियो के अंदर स्वागत है। तो वीडियो के अंदर हम करेंगे आज जो एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर हुआ था 19 मार्च को, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम आप पूरा ध्यान से देखना, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है, तो उस उंगली को हम तर्जनी कहते हैं। फिर अगला था कि पर्वत का पर्वतची नहीं है। अब इसमें पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें से अचला जो ऑप्शन ए है ये पर्वत का पर्वतची नहीं है। एक बात और इसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो अलग हो सकती है। जैसे मेरे पहला क्वेश्चन ये है तो आपके हो सकता है ये पहला ना होके कोई दूसरा, तीसरा या 10वां, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से मैच करके चल लेना। फिर आगे था कि 3 नंबर क्वेश्चन था कि असंगत पर्वतची शब्द है। असंगत कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन 4 मन मुटाव है ये असंगत है। फिर चौथा क्वेश्चन था कि अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका शब्द है आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी ही बोलते हैं इसको, जो अपने आप में अपनी प्रशंसा करता है। पांचवा क्वेश्चन था कि उपयुक्त स्थापनापन शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा कि स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, ये स्थापनापन शब्द नहीं है। प्रयोग का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें पूछा गया कि का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, तो कौन सा शब्द ये है? अनिष्ट। अनिष्ट में उपसर्ग नहीं है। असूत्र अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है, तो कौन सा है? इसमें है जो कलम, लेखनी, आम, ये क्या है? असूत्र अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। फिर 8वां क्वेश्चन था कि कर्मधारय समास का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है मुखचंद्र, ऑप्शन नंबर 4। 9वां क्वेश्चन था कि व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा जो रविंद्र है, ऑप्शन 4, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द, तो कौन सा है? इसमें उपसर्ग रहित शब्द है अंजलि, ऑप्शन ए, अंजलि उपसर्ग रहित शब्द है। 11 नंबर था कि कल शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? कल शब्द का अर्थ ये कलम है, ये कल शब्द का अर्थ कलम नहीं होता है। अब 12वां था कि कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है, तो कर के अर्थ से असंबद्ध कौन सा है? तो यह है कांटा। कर का अर्थ कांटा नहीं हो सकता। 13 नंबर क्वेश्चन आया था कि समास विग्रह के आधार पर किसी शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं, तो कौन से में हो सकते हैं? पीताम्बर में आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास देखने को मिल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन 4 लिखा है उत्तरोत्तर, इस तरीके से ये इसमें अशुद्ध है। 15 नंबर था सही विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है सही विलोम? इसमें हो जाएगा जो आह्वान है पलायन। आह्वान का मतलब पलायन थोड़ी ना होता है, सॉरी इसका अपोजिट, ये आह्वान का विलोम है, पलायन नहीं होता है, तो इसमें ये सही विलोम नहीं होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन था किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है, तो क्या होगा इसमें? असंगत कौन सा है? तो इसमें जो वरुण, वारण और त्यागना, चुनना, ये इसमें असंगत है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें संगत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे, यह देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान है, तो उपयुक्त शब्द है, तो क्या होगा? पढ़े फारसी बेचे, आगे क्या आएगा? आगे आएगा ये तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अगला है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयंभू बोल देते हैं। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं? इसमें मतिहीन, इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो जो ऑप्शन ए है पुनर्रचना, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है, तो प्र उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रणय, प्रतीक्षा और प्रक्रिया। 22 नंबर था कि उद्यत उद्यत का सुसंगत अर्थ भेद है। इस उद्यत और इस उद्यत का अर्थ क्या है? तो इसमें जो पहले वाला उद्यत है इसका अर्थ है तत्पर, और दूसरे वाला उद्यत का अर्थ है प्रचंड। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध हो गया जो विशिष्ट, ये पहले लिखा है, पहला वाला ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द नहीं है, तो विलोम शब्द कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन बी उत्कर्ष निष्कर्ष, इसका विलोम शब्द नहीं है। निम्न में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो अंक का अर्थ कौन सा नहीं है? तो ये हो गया गणित, अंक का अर्थ गणित नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन था वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें है जो तीसरा ऑप्शन है कि अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका होती है, तो ये इसमें गलत ऑप्शन है। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है वी उपसर्ग का उदाहरण? ये हो गया विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है, तो मनोज का अर्थ क्या है? इसका तो अर्थ होता है कामदेव, और जो मनोज्ञ इसका अर्थ होता है सुंदर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है ग्रंथ ग्रंथि संक्षिप्त शब्द का सही अर्थ है, तो इसमें इस ग्रंथ और ग्रंथि का अर्थ क्या है? तो पहले वाला जो ग्रंथ है इसका अर्थ पुस्तक, और दूसरा ग्रंथि इसका होता है गांठे।
30 नंबर है संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो प्र प्लस ओड प्रोड, ये सही नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें एकदम सही है। फिर नेक्स्ट है कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवसाद और विषाद, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि सही विलोम नहीं है, तो आजकल जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से नहीं वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो लगभग नहीं वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ा वैसे तो देखा जाए तो ईजी होते हैं, और बाकी अगर फंसना जाए तो इसमें फंसते भी बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंसा प्रति हिंसा। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ आन प्रत्यय का प्रयोग? जो गुमान है इसमें आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 34 नंबर षण्मुख का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? इसका होगा षट प्लस मुख षण्मुख। फिर अगला है 35 नंबर कि शुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा कि वह अपने भाग्य को कोस रहा है। ऑप्शन नंबर है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित? जो कुटिल है उसमें उपसर्ग नहीं है। अगला है कि शुद्ध वाक्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कि आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, ये इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध है। 38 नंबर है कि लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, कि इसमें मैच नहीं करा कि इसका अर्थ ये है, तो कौन सा हो जाएगा? ये जो है ना ऑप्शन नंबर है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी का निशंसक होना, ये इसमें राइट आंसर नहीं है, ये यहाँ पे गलत है इसका अर्थ। फिर नेक्स्ट है कि मेघ और मेद शब्द का युग्म का अर्थ है, तो पहले वाला मेघ और दूसरा वाला मेद का अर्थ क्या है? तो मेघ का अर्थ तो क्या होता है? मेघ का बादल जलद से ले सकते हैं। फिर जो मेद है इसका यज्ञ होता है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो दुर्व्यवहार में दु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी इसमें सारे के सारे हम ले सकते हैं। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य नहीं है, तो फिर से नहीं का क्वेश्चन है जो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है जिसमें गलत है, तो वह विलाप करके रोने लगा, यह इसमें अशुद्ध वाक्य है। अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर नहीं किया तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो को आप शेयर भी कर दे। तो ये मेरी आपसे एक गुजारिश है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध विलोमता है, तो अशुद्ध विलोमता किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विज्ञ सुविज्ञ और ऋत अनर्थ, ये इसमें क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए ब्लैंक वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त लोकोक्ति है, तो क्या आएगा? याद रखिए कि आगे क्या आएगा? याद रखिए जो जो बीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सभी शब्द पर्यायवाची है। नेक्स्ट में है कि सभी शब्द पर्यायवाची, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची है? तो ये है ऑप्शन नंबर है भिक्षा, याचक्रवर्ती, मधुकरी, ये इसमें सभी शब्द पर्यायवाची है। 45 नंबर है कि अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध? ये जो प्रज्वलित है ये इसमें अशुद्ध है। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? तो टीका का अर्थ घमंड नहीं होता है। बाकी तीनों इसमें टीका का अर्थ हो जाते हैं। अगला है गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ गार प्रत्यय का प्रयोग? जो सभागार है इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आगे चल देते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन है मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? तो इसको एक बार यहाँ पे स्किप कर देना, या फिर आपने इसको लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगाया, हिंदी का क्वेश्चन है तो इसको एक बार चेक कर लेना। 49 था कि शब्दों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है, तो विचार आप लोग कर लेते हैं, पढ़ लिया आपने। अब किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची, तो कौन कौन से में? तो इसमें हो जाएगा ए और से, एक तो ये विटप है और एक कौन सा है? ये द्रुम है, ये दोनों ही वृक्ष के पर्यायवाची है। ये दारू और ये दारू का सही अर्थ क्या है? तो कौन सी दारू का अर्थ शराब होता है और कौन सी का क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इसमें जो पहले वाला दारू लिखा है छोटा, इसका अर्थ लकड़ी होता है, और दूसरे वाले में इसका अर्थ शराब होता है। अब आ गए हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द नाइट, तो एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव। असर्टिव बोले तो एकदम हम सिंपल सेंटेंस में हमें इसको लेके जाना है, तो क्या करना होगा इसको? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कि द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये इसका असर्टिव हो जाएगा, या फिर इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो अंडरलाइन पार्ट है इसका हमें अर्थ बताना है। ये ईडियम है, तो वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, मतलब है जो भेड़िए की खाल में भेड़ी की खाल में क्या होता है, वो एक जो भेड़ होता है ना, हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? हिपोक्रेट। मतलब इसका ये है कि वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, की जो भेड़िया है वो किसके कपड़ों में रहता है? जो भेड़ होती है ना, शिप जिसे हम शिप बोल देते हैं, जो हम चराने के लिए ले जाते हैं उसे हम शिप से बोल देते हैं। तो ये हिपोक्रेट होता है, जो क्या होता तो कुछ और है और करता कुछ और है। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। आई आगे ए प्ले बाय
प्रिंटर। तो बाई प्रिंटर इसमें देख लेना, बाई आया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग तो सीधा आ नहीं सकता, हेड का कोई ऑप्शन है नहीं, हेड का, फिर हैव का भी इसमें नहीं है, सिंपल हमें लग रहा है एम, आई एम रीडिंग ए प्ले बाई प्रिंटर। अगला है जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी जो इसमें अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, इसमें जैसे ये कुछ FURTURE है, इसमें ये पूछेगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पे इसकी जगह राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट आंसर क्या होता है, फर्दर होता है। जो सेंटेंस है उसको अगर पढ़ोगे तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, फर्दर होगा। जैसे आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड, या फिर फर्दर होगा, प्रोसीड या फर्दर। तो मतलब इसमें कहा है कि पहले क्वेश्चन का आंसर दो, आगे जाने से पहले क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। तो यहाँ पे फर्दर होगा आगे के लिए, फर्दर यूज होता है आगे के लिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, देयर इज नो शॉप टू बी लेट, देयर इज नो शॉप टू बी लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा देयर इज नो शॉप टू लेट। अब इसका तो चेंज होगा नहीं, जो आगे लिखा है टू बी लेट, इसका चेंज होगा टू लेट। आगे क्या है, आगे है इसमें 4 सेंटेंस दे रखे हैं ऑप्शन में। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या है एकदम चूज द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग, जो क्या है गलत है, जो सेंटेंस गलत है उसको हमें इसमें पहचानना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा गलत। जैसे ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है, इन अवर कंट्री इज लॉट ऑफ। तो लॉट ऑफ कुछ भी नहीं होता, या तो होता है ए लॉट ऑफ या होता है लॉट्स ऑफ। तो इसमें लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ होता है, लॉट ऑफ कुछ भी नहीं होता। तो इसमें ये क्या है, एक एरर है। फिर है अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं किस तरीके से है कि आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स का यूज़ किया, द जर्मन अथॉरिटीज टू, अब इसमें टू दे रखा है ऑफ यूजिंग थेम। अब टू मतलब जर्मन अथॉरिटी भी इसका यूज़ करना चाह रही है, इसका यूज़ करना चाह रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू के आगे क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या हेड लगाया है, हेड लगाया है तो इसका मतलब आगे वाले सेंटेंस में भी पास्ट ही होना चाहिए, पास्ट है तो आगे वाले सेंटेंस में पास्ट होगा। अब इसमें थिंक का ऑप्शन नहीं है, आर भी नहीं आ सकता, अब विल है नहीं, अब खाली को पास्ट कौन सा है, थॉट है, तो इसमें थॉट इसमें आ जाएगा। अब इसका जो अर्थ निकल रहा है वो ऐसा निकल रहा है कि जो फ्रेंच पुलिस है उसने जो डॉग्स है उसका सक्सेसफुल यूज़ किया, तो जर्मन अथॉरिटी भी इसका यूज़ करना चाह रही है। टू का मतलब ये भी यूज़ करना चाह रही है। तो इस तरीके से इसका जो अर्थ है वो निकलेगा। करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है वी ट्राइड एवरी प्लान। तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन, वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। अनट्राइड कि इसका जो है ये जो सेंटेंस है इसको जैसे नेगेटिव के तौर पे हमें देखना है। जैसे इसमें क्या है कि वी ट्राइड एवरी प्लान, हमने हर एक प्लान को ट्राई किया। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन का अर्थ निकल रहा है कि हमने कोई भी प्लान को अनट्राइड नहीं छोड़ा, मतलब हमने सारों को हमने ट्राई करके देख लिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब फिर से एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का क्वेश्चन है कि नोटिस वाज टेकन डाउन। अब ये क्या है, पैसिव का है, अब इसको इसमें एक्टिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, वाज आए तो इसका मतलब वाज का क्या होगा, वाज किस में जाता है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस से आता है, वर्ब सेकंड से आता है। तो वर्ब सेकंड किस में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथा तो होगा ही नहीं, तो पहले वाला एक बचा, तो दे टुक डाउन द नोटिस। अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, वी हैड बेटर गो सेड शी गेटिंग अप। तो क्या होगा इसमें, वी हैड आया है तो हेड का क्या होगा, हेड का तो हेड से ही रहेगा। फिर सैड गेटिंग का, तो सैड गेटिंग का तो इसी तरीके से रहेगा। बाकी इसमें जैसे देख रहे हैं आप, दूसरा तो ऐसे ही नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। फिर पहले और चौथे में फंस गए, तो पहले और चौथे के हिसाब से क्या होगा, जैसे यहाँ पे टू गो लिखा है बीच में, ये टू गो यहाँ पे कहाँ पे गया, है ही नहीं कुछ। तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी सैड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। तो अगर आपको अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो भी आसानी से थोड़ा बहुत मैच करके हम आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जो अंडरलाइन पार्ट है इसका हमें एग्जाम्पल पूछेगा या फिर इसका अर्थ क्या है। जैसे ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट, ऑलवेज प्लेज द डेविल्स एडवोकेट, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि जो प्रेजेंट है, जो ऑप्शन भी है प्रेजेंट है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जैसे अगर बात की, जैसे अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो किसी अगर फेवर में हम बोल रहे हैं, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, तो उस तरीके से हम जो सेंस है वो हम ले सकते हैं। फिर अगला है, अगले में है कि ये सेंटेंस लिखा है, इसका जो मीनिंगफुल अर्थ है वो क्या होगा, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्प्रिक्शन इसका जो राइट आंसर है, इसको हम ईडियम के तरीके से भी ले सकते हैं। 63 है, चूज द ऑप्शन दैट इज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेजेस। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि ए स्टेटमेंट और प्रपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, तो ये होता है एक्सियोम ही होता है इसका जो वन वर्ड है वो अर्थ है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, वॉज गार्डनिंग हिज, फिर ब्लैंक है वॉज गार्डनिंग। तो क्या होगा इसके हिसाब से, एवोकेशन का तो है नहीं, वैक्सीनेशन की कोई है नहीं, वैक्सीनेशन कोई टीके वगैरह से संबंधित बात तो है नहीं। फिर जो वोकेशन और वैकेशन में क्या होना चाहिए, तो गार्डनिंग की बात कर रही है, तो वैकेशन की बात कहाँ पे हुई, वोकेशन हम इसमें आसानी से लगा लेंगे, हिज वोकेशन वॉज गार्डनिंग। फिर नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन,
कॉम्प्लेक्स है इसका हमें एंटोनिम बताना है। एंड कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया एकदम जैसे जटिल हो गया, सम्मिश्र हो गया, जटिल मिला हुआ, तो कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, कोई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो उनको भी हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, मतलब एकदम सिंपल है, सुलझा हुआ, या फिर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हो, अनकॉम्प्लिकेटेड हो। तो इस हिसाब से जो क्या होगा, जो सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड जो क्या कॉम्प्लिकेट नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स का अपोजिट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, करेक्ट टेंस हमें इसमें चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में कि आई ब्लैंक टू कॉल ऑन यू येस्टरडे इवनिंग बट इट रेंड। तो इसमें येस्टरडे की बात हो रही है, येस्टरडे की बात हो रही है, तो क्या होगा, गोइंग नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा, फिर आई के साथ तो वो हो जाता है, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल, विल तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है। फिर है अगला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस हमें इसमें पूछा गया है, तो अगर इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रिली चीफली ऑन योर ओवन इफोर्ट्स। इसमें जैसे ये रिले लिखा है तो ये इसकी है नहीं यहाँ पे कोई भी चांस, जो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जो अट्रैक्टिव है इसका हमें एंटोनिम बताना है। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड, कि इसका सिनोनिम नहीं है। अट्रैक्टिव का कौन सा नीचे से लिखा है, इसका सिनोनिम नहीं है। तो अट्रैक्टिव क्या होता है, एकदम आकर्षक, तो इसका प्रीटी तो हो सकता है, प्रीटी बिल्कुल भी हो सकता है। फिर अपोलिंग, अपोलिंग भी बिल्कुल भी हो सकता है। अपोलिंग का अर्थ होता है एकदम आकर्षक है, सुंदर। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में से पहले और तीसरे में, तो अट्रैक्टिव आकर्षक होता है। अब रिपल्सिव क्या होता है, रिपल्सिव होता है जिससे रिपल्स बोलते हैं, जैसे हमारी नसों में हम टच करके देखते हैं तो इसमें क्या आता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि पल्स में कुछ चल रहा है तो उसको हम रिपल्सिव बोल देते हैं। कुछ जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा उत्तेजित की तरीके से कैसे ले सकते हैं, तो ये रिपल्सिव का अर्थ होता है। बाकी इसमें रिपल्सिव इसका है नहीं। फिर कैप्टिवेटिंग, ये अट्रैक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा, तो रिपल्सिव इसका सिनोनिम नहीं है। फिर 69 क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ही सेड ओ आई एग्री, तो ये किस तरीके से होगा, तो ये है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज ए फायर, तो क्या होगा कि अगर धुआं नहीं है तो इसका मतलब वहाँ फायर भी नहीं है, आग भी नहीं है, तो क्या होगा कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा कि बिना, इसमें क्या है कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो धुआं तभी होगा जब आग होगी। 71 इसमें फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स, तो ही क्या होगा, ही क्या होगा, ही साइटेड ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है कि वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, तो नेगेटिव क्या होगा, तो देख सकते हैं इसमें जिसे वेल मेड मूवीज डू नॉट एंटरटेन, तो डू नॉट की कोई सेंस है नहीं, वेल मेड। फिर आगे क्या होगा, अनवेल्स मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा तो वैसे भी नहीं हो सकता। फिर चौथा इसमें लग रहा है, इसमें नेवर का यूज़ हो गया, नेवर का यूज़ हो गया, तो नेवर भी नेगेटिव की ही तरह काम करता है, खाली नोट आने से नेगेटिव नहीं होता, उसकी सेंस भी वहाँ पे निकलनी चाहिए, तो सेंस इसमें चौथे ऑप्शन से निकल रही है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, तो क्या होगा, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, वॉज मैरिड है तो इसका मतलब मैरिड से बना होगा, वॉज मैरिड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड, ही विल रिमेन क्या होगा, रिमेन होम के साथ क्या होता, बाई नहीं हो सकता, इन भी नहीं हो सकता, फॉर भी नहीं हो सकता, एट होगा, ही विल रिमेन एट, रिमेन के साथ हमेशा एट आता है। इसमें देख लेना REMAIN है, रिमेन है तो रिमेन के साथ एट आता है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, द सन राइजिंग, सॉरी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है, राइजिंग द डे, तो इसमें जो है राइट आंसर है इसका है साइंस, द सन साइंस। इसमें देख लेना साइंस है तो इसको थोड़ा मैच कर लेना, यहाँ पे कौन सा शब्द था इसमें पता नहीं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो क्या है, मैं इस टाइम पे लंच लेता हूँ, तो क्या होगा इसमें जो आर्टिकल है वो क्या आना चाहिए, इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। इसमें आर्टिकल की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्योंकि आर्टिकल है नाउन के पहले से आता है, तो इसमें नाउन को कोई ऐसी सेंस है नहीं कि हमें लगाना जाए, तो कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। फिल इन द ब्लैंक, यू आई वॉज सेलेक्टेड, तो क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए इसमें, तो जैसे नाइदर नोर, तो नाइदर आइदर का तो कोई पेयर बनता नहीं है, नाइदर और का भी नहीं बनता, आइदर नोर का भी नहीं बनता, तो किसका बनता है, नाइदर नोर का बनता है और आइदर और का बनता है, आइदर और नाइदर नोर, तो नाइदर नोर यहाँ पे सही ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंट टू के बाद क्या आना चाहिए, टू मच मैनी। अब मच आएगा, मैनी तो आ नहीं सकता, एफ भी नहीं आ सकता, सम भी नहीं आ सकता, सम भी नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे मच आ जाएगा। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो प्रीफिक्स है वो मिस ऐड नहीं हुआ, तो मिस फायर में मिस इनकरेक्ट है, बाकी सभी में एकदम सही है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि द ओनर ऑफ द हाउस ब्लैंक एंड गेव अस ए बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन,
तो द ओनर ऑफ द हाउस हमें क्या है, घर में ले गया और हमें रात गुजारने के लिए उसने हमें बेड दिया। तो इसमें क्या आएगा, द ओनर ऑफ द हाउस क्या आएगा, टुक अस इन या टुक अस ऑफ, टुक अस फॉर, टुक अस ऑन। तो टुक अस इन जो घर में ले गया तो इसका सेंस निकलेगा टुक अस इन, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, कि मोहन अगली ट्रेन कब है। तो किस तरीके से होगा, इसका राइट आंसर है ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ही वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट। तो क्या होगा, ही डिड नॉट हैव टू वेट। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, ए रेमेडी फॉर और डिजीज। तो जो सभी डिजीज़ के लिए क्या है रेमेडी का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेनेशिया। जो रामबाण औषधि है, इस तरीके से ले सकते हैं हिंदी में कि रामबाण औषधि, इसे हम पेनेशिया बोल देते हैं। इंसॉल्वेंट तो होता नहीं, इंसॉल्वेंट तो जो बैंकरप्ट होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, आप लोग जानते हैं, अलग होगा क्योर हो गया किसी की जैसे देखभाल करना, तो इसमें पेनेशिया होता है, रेमेडी फॉर और डिजीज। अब जो है टू थ्रो डाउन द ग्लव, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है टू गिव ए चैलेंज, कि किसी को चैलेंज देना। जो सेंटेंस है इसको असर्टिव में चेंज करना है, कुड यू गिव मी हैंड विद दिस, कुड यू गिव मी हैंड विद दिस। तो असर्टिव इसका मतलब हमें सिंपल में चेंज करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड। फिर से फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इज द मोस्ट लास्टिंग। तो क्या होगा, आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द मोस्ट लास्टिंग, प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमें फिल करना है कि सी इज़ प्राउड दैट सी अचीव स्टारडम। तो सी अचीव स्टारडम, सी इज़ प्राउड दैट। तो क्या होगा, इस हिसाब से यहाँ पे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन लग रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, अचीव तो नहीं आ सकता, डिड आता ही नहीं है, फिर हैज़ अचीव आता नहीं है, तो हैज़ अचीव्ड आता है। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हो दैट लगा के तब आप लोग देख लेना, इसमें हैज़ अचीव्ड आता है, हैज़ अचीव्ड आता है, कभी भी अचीव वगैरह ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल गलत है, जिसका मीनिंग गलत है या फिर ग्रामर में कोई चीज़ें गलत है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हु वेंट कंप्लीट इंसेंट, ये इसका राइट आंसर है तीसरा। आप लोग कभी भी देख लेना जब हु विच दैट आता है तो इसके साथ में वेंट कभी भी नहीं आता है, इसके साथ में क्या आता है डिड आ जाता है। तो डिड आ जाता है तो यहाँ पे वेंट वर्ब सेकंड नहीं आता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस इज द फूड ऑफ द बंगालीज। तो क्या है प्रिंसिपल, कौन सा होगा प्रिंसिपल, तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा है, जैसे ये तो दो तो होते ही नहीं, तीसरे और चौथे फिर पहले और दूसरे में फंस गए, तो इसका जो यहाँ पे सेंस है वो प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल है। ये वाला प्रिंसिपल अलग होता है और ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे है। ये वाला प्रिंसिपल जो स्कूल में होता है उसको हम बोलते हैं ब्लिस का सिनोनिम क्या है, तो ब्लिस का होता है हैप्पी। करेक्ट सिनोनिम ऑफ टाकेटिव, टाकेटिव होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातुली, तो उसको बातूनी बोल देते हैं, उसको वो होता है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है टाकेटिव या बातूनी, जो ज़्यादा बातें करता रहता है उसके हम टाकेटिव बोल देते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या है, योवर्स सिंसियरली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो योवर्स सिंसियरली हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, ये ऊपर लिखा ये गलत है। चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें जो प्रीफिक्स है वो क्या आना चाहिए, इट वॉज रेदर, रेदर फिर फेयर है। अब शब्द क्या है फेयर, अब फेयर के साथ में क्या लगना चाहिए, एफ लगना चाहिए, तो एफ तो वैसे भी नहीं लगेगा। फिर डिसफेयर होता है कि कभी इनफेयर या फिर अनफेयर, तो कौन सा होता है सही, अनफेयर होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हो जाएगा। चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस, इसमें सफिक्स ऐड करना है, तो फोटोग्राफ के आगे क्या आएगा, फोटोग्राफली आएगा या फिर फोटोग्राफिक, फोटोग्राफुल या फिर फोटोग्राफेबल। तो एबल और ये तो लग ही नहीं रहा, फिर फोटोग्राफली होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है, फोटोग्राफिक जरूर होता है, फोटोग्राफिक जरूर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है। पैसिव का क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज़। तो क्या होगा, इन्वाइटेड ईच मेंबर, तो इस हिसाब से अगर इसको हम पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेना, इसका राइट आंसर है दूसरा कि ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वॉज इन्वाइटेड। तो वॉज इन्वाइटेड देख लेना कौन से में है, वॉज इन्वाइटेड खाली दूसरे में दिख रहा है, वैसे तो दिख रहा है तीसरे में भी, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो ईच मेंबर बनेगा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, कि जो क्या है दूसरे देश से आया हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर सेटल होने के लिए, उससे हम क्या बोल देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट और एमिग्रांट, इन दोनों में अगर डिफरेंस आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर कोई
सेटल होने के लिए दूसरे देश से आया है तो उससे तो हम बोलते हैं इमिग्रेंट, IMMI। लेकिन अगर कोई सेटल होने के लिए दूसरे देश में गया है, जैसे अगर मेरे यहाँ से कोई गया है तो मैं इसे इमिग्रेंट, EMIGRANT बोल दूंगा। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे कोई आया है तो मैं उसे इमिग्रेंट बोल दूंगा। तो ये इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, इसको यहाँ पे ध्यान दे के चलना। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। तो यूजुअल का प्रीफिक्स क्या होगा, तो यूजुअल के आगे क्या लगता है, अनयूजुअल, अनयूजुअल होता है। आइकन का सफिक्स क्या होगा, तो आइकन के आगे क्या लगना चाहिए, आइकॉनिक, 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 ऐसे मुझे दिख गया आइकॉनिक, ये है इसका राइट आंसर। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो नोबडी फॉर एवर, या फिर नोबडी लिव्स फॉर एवर, या फिर फॉर एवर, या फिर ये वाला होगा। तो इसमें राइट है नोबडी लिव्स फॉर एवर, की कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि इंग्लिश से हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशन। तो क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आर्टिकल कौन सा है, तो ए और एन की तो है नहीं सेंस यहाँ पे, तो द इंग्लिश है मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशन। तो द इंग्लिश क्या है यहाँ पे, द इंग्लिश है अंग्रेजों से संबंध रख रहा है। अब आगे हैं जीएस के क्वेश्चन। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किसको सम्मानित किया गया था, ये थे जनरल विपिन रावत। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, तो इनका नाम था संयोगिता। आपने काफ़ी बार इनकी कहानी यहाँ पे सुनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये है पाली जिला। अगला है कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो 2023 में इस टाइम कौन से, ये है शहबाज शरीफ, जो कि इमरान खान की जगह बने थे। अगला है कि वर्टिशोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कोटा बूंदी के अंदर। अगला है रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था धरना शाह ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लेह सबसे बड़ा जिला है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तो यह है बेणेश्वर मेला। खड़ताल निम्न में से क्या है, तो खड़ताल है वाद्य यंत्र। अब सुमेलित इसमें करना है, तो अगर इसको देखोगे तो राइट ऑप्शन इसमें देख लेना, यह है तीसरा कि ए का तो ये गए है, ये इस रदा बांधिए किसमें है, सवाई माधोपुर में। तो अगर आपको खाली यही आंसर आता है ना, तो अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग देख लेना, जो तीसरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग के अंदर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया, तो कौन से राज्य में ये खोला गया है, कर्नाटक में। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में है, तो यह है गुजरात के अंदर। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय का जम्बूरी का आयोजन ये किया गया था राजस्थान के रोहट के अंदर। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो स्थलीय सीमा पूछा गया है, तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। पाक जल डमरू मंडल किन दो देशों के मध्य है। पाक नाम सुन के पाकिस्तान आ रहा होगा, लेकिन ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि क्या है, संतूर वादक है, तो इसका यही ऑप्शन पूछा गया था किस वाद्य यंत्र से संबंधित, तो ये है संतूर वादक। कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ है, तो कौन से का नहीं हुआ है, तो ये है मेवात। दूधवा-खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो दूधवा-खारा किसान आंदोलन ये बीकानेर से संबंधित था। 121 है भारत में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है, तो यह कौन सा है, चांदी है। चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है, तो यह है किसकी, कन्हैयालाल सेठिया की रचना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और इससे नदी निकलती है। कौन सी नदी के किनारे है वो आप लोग जानते होंगे। फिर 124 है अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है, तो अग्निपथ है किससे संबंधित, सेना में भर्ती से संबंधित। भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया, तो यह है मोढेरा गुजरात। अगला है किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया, तो यह है राजस्थान। गिरिडीह कोयला खनन किस क्षेत्र में है, तो यह है झारखंड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम है डिजी लॉकर। 129 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से संबंधित, मानगढ़ है यह है बांसवाड़ा के अंदर। 130 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, तो ये थी शेफाली वर्मा। सलादीपुरा सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है, तो कौन से खनिज का, पायराइट का किया जाता है। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी शाहजहां ने। 133 नंबर क्वेश्चन है, ये पंक्तियाँ दो लिखी है, तो ये पूछा गया कि यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है, तो यह है मेहरानगढ़ किले से संबंधित है। चंबल की सहायक नदी है, कौन सी है चंबल की सहायक, बनास नदी है। अब अगला है राजस्थान की कार्यपालिका में प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो यह है कलराज मिश्र।
भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला गया? तो काफ़ी फेमस अवार्ड है, आप लोग जानते हैं ये कौन सा है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और अभी अभी मिला इनको ऑस्कर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर भी मिल चुका है। तो उससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, तो इस हिसाब से यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड यहाँ पे होगा राइट आंसर। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित? तो ये जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे दरगाह है। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो ये थे चार्ल्स III। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई? तो यह होगा राजस्थान के नाथ द्वारा, जो उदयपुर में पड़ता है। बूंदी की प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? जो इससे पहले जनरल विपिन रावत जी थे, तो अब इस टाइम पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं जनरल अनिल चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो कहाँ की रह चुकी है? ये झारखंड की रह चुकी है। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा नृत्य है? तो यह है जो झूमर है, ये राजस्थान से संबंध नहीं रखता। इसमें देख लेना, ये झूमर लिखा है और यहाँ पे ये घूमर लिखा है, तो झूमर राजस्थान से संबंधित नहीं है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। बेणेश्वर का मेला लगता है कहाँ लगता है, सॉरी कब लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। आर्य समाज द्वारा वैदिक संयंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था अजमेर के अंदर। भारत का सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? तो जो सबसे पहले सूर्योदय होगा वहाँ होगा सबसे पहले सूर्यास्त। तो ये होगा अरुणाचल। अरुणाचल में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो यहीं पे सबसे पहले सूर्यास्त यहाँ पे हो जाएगा। भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है केरल के अंदर। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1974 के अंदर। तो ये हो गए पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर इसमें ऐसा हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो आप एक कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।